अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 फरवरी 2024 का दिन पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि इस दिन पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस थे। इस दिन पाकिस्तान का हर आम शहरी बहुत खुशी महसूस करता है क्योंकि सिर्फ उसके एक वोट की वजह से मुल्क का मुस्तकबिल तय होने वाला था और इसी जज्बे से 8 फरवरी के सुबह पूरा पाकिस्तान जगा, जिसमें से कुछ साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए सुबह सुबह पोलिंग स्टेशन की हिफाजत के लिए गए तो अक्सर मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट को वोट देने चले गए। 8 फरवरी का ये पूरा दिन वोट कास्ट करने में गुजर गया तो रात के वक्त पूरा पाकिस्तान पुरजोश था कि अगला वजीर आजम कौन बनेगा। एक आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के इस हाई इन्फ्लेशन रेट, लो क्वालिटी एजुकेशन और करप्शन जैसे कई मसलों से तंग आकर अपने आंखों में इस ख्वाब को लिए वोट कास्ट करने जाता है कि अब पाकिस्तान में करप्शन खत्म होगा, अब एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव होगी और अब सारे मसले हल हो जाएंगे। यही ख्वाब देखने वाला पूरा पाकिस्तान जो 8 फरवरी के रात को इंतजार कर रहा होता है कि कौन करेगा हमारे इन ख्वाबों को सच। इस इंतजार में रात के 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, 9 फरवरी का दिन आता है और 9 फरवरी का दिन भी सारा गुजर जाता है, लेकिन नतीजे का कोई पता नहीं चल रहा होता। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मीडिया के लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को कोई जरूरी कॉल आता है और वो वहाँ से कोई जवाब दिए बगैर चला जाता है। शायद वो फोन कॉल इससे ज्यादा जरूरी था। ऐसे इलेक्शन होते हैं, हम नहीं करते हैं, हमें धमकी दी जा रही है। मेरी बच्ची ने मेरे हाथों में बोला बाबा नहीं जाए। बोलिए इसलिए मुस्तफा कमाल के ये बैनर निकले, ये देखिए। आमतौर पर पाकिस्तान में जिस दिन इलेक्शंस होते हैं उसी दिन रात को नतीजा आ जाता है, लेकिन इस बार नतीजा काफी डिले हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स के मुताबिक नतीजे में ताखीर की वजह लॉस्ट ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स है, क्योंकि इलेक्शन के दिन मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं थे। उनका मानना है कि मोबाइल नेटवर्क्स इसलिए डिसेबल कर दिए गए ताकि इलेक्शन किसी भी किस्म की धांधली से बचा रहे। अब नोट करने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटों की गिनती के प्रोसेस को आसान और कंफर्टेबल बनाने के लिए जब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया तब तो उनका दावा था कि ये सिस्टम बगैर नेटवर्क के भी काम करेगा। तो फिर नो नेटवर्क की वजह से नतीजे में ताखीर क्यों हुई? क्या हकीकत में डिले नो नेटवर्क की वजह से हुई? पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री काफी कर्स्ट रही है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वजीर आजम ने अपने 5 साल का मुद्दत मुकम्मल नहीं किया है। हर लीडर के खिलाफ साजिशें हुई है जिससे उनके हुकूमतों को बरतरफ कर दिया गया है और इन साजिशों का या तो कभी ये लीडर्स हिस्सा होते हैं और या तो कभी विक्टिम। 1970 में पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन हुए जिसमें अवामी लीग इलेक्शन जीत जाती है और इस अवामी लीग का लीडर शेख मुजीब रहमान होता है। हाँ, वही शेख मुजीब रहमान जिसका ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान यानी आज के नक्शे के मुताबिक बांग्लादेश से होता है। उस वक्त पाकिस्तान में 2 बड़े पार्टीज होते हैं, एक पाकिस्तान पीपल पार्टी और दूसरी अवामी लीग। अवामी लीग के इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो नतीजे से इनकार करता है और शेख मुजीब रहमान को इख्तियार मुंतकिल करना गवारा नहीं समझता। तो नतीजा ये निकलता है कि मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीब रहमान हुकूमत संभालता है और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो। उसके बाद 1977 में इलेक्शन होते हैं जिसका नतीजा जुल्फिकार अली भुट्टो के फेवर में आता है और वो ये इलेक्शन जीत जाता है। अपोजिशन लीडर्स इस बात से इनकार करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जायजा लेने का कहा जाता है। जब जायजा लिया जाता है तो पता चलता है कि खूब धांधली हुई है जिससे मुल्क के हालात खराब होने लगते हैं और हालात यहाँ तक पहुँचते हैं कि सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचते, जिसने जनरल ज़ियाउल हक को पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने पर मजबूर कर दिया। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। 1985 में जनरल ज़ियाउल हक इलेक्शन कराता है, लेकिन इस इलेक्शन में कोई पार्टी नहीं होती है बल्कि सब आज़ाद उम्मीदवार होते हैं क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक 1977 के इलेक्शंस नहीं भूले थे। 1988 में जब जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा गिर कर तबाह होता है और जनरल ज़ियाउल हक उसी में मारा जाता है तो लोग इलेक्शन की डिमांड करते हैं। उस वक्त पाकिस्तान में 2 नए चेहरे उभर कर सामने आए थे, एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरी बेनज़ीर भुट्टो। नवाज शरीफ जिसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से होता है और बेनज़ीर
बेनज़ीर भुट्टो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी होती है। अब चूंकि इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल ज़ियाउल हक मार्शल लॉ के टाइम में फांसी दे चुका होता है, जिससे आवाम की हमदर्दी बेनज़ीर भुट्टो के साथ होती है। लेकिन उनके अपोजिशन लीडर्स को ये बात पसंद नहीं आती और वो बेनज़ीर के खिलाफ साजिशें शुरू करते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए आवाम में बेनज़ीर के फेक बेहुदा तस्वीरें फेंक दी गई। बेनज़ीर को यहूदी एजेंट और गुस्ताख रसूल कहा जाने लगा। यहाँ तक कि उस वक्त के मौलवियों ने बेनज़ीर के खिलाफ फतवे दिए कि वो इस्लाम से खारिज है, ताकि आवाम बेनज़ीर से नफरत करने लगे। लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं तो बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन जीत जाती है और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनती है। उसकी हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलती है और 1990 में सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान बेनज़ीर पर करप्शन के इल्जामात लगाकर उसकी हुकूमत को खत्म कर देते हैं, जिससे नए इलेक्शंस की तैयारियां शुरू होती है। अगले इलेक्शंस 1990 में होते हैं, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनता है, लेकिन उसकी हुकूमत भी ज्यादा देर तक नहीं चलती है। 1993 में नवाज शरीफ ये बात कह देता है कि मैं सदर से ये अथॉरिटी छीनूंगा, जिससे वो प्राइम मिनिस्टर को घर भेजे। इससे पहले कि वो इस बात को अमल में लाते, पाकिस्तान के सदर गुलाम इसहाक खान बेनज़ीर के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने लगते हैं और करप्शन के केस में नवाज शरीफ को घर भेज देते हैं। वही गुलाम इसहाक खान जो पहले नवाज शरीफ के साथ मिलकर बेनज़ीर की हुकूमत को खत्म कर देता है, अब बेनज़ीर के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश कर रहा था। इसके बाद 1993 में अगले इलेक्शंस होते हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल पार्टी इस इलेक्शन को जीत जाती है और बेनज़ीर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनती है। ये रेस इसी तरह जारी रहता है। उसके बाद 1997 में जो इलेक्शंस होते हैं उसे फिर नवाज शरीफ जीत जाता है। इस बार जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो सबसे पहले सदर से ये इख्तियार छीनता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजे। उसके बाद बेनज़ीर के पीछे नेब को लगा देता है और सुप्रीम कोर्ट का जज जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले होते हैं, नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देता है। यहाँ नवाज शरीफ अपनी मनमानियों में लगा था और वहाँ परवेज मुशर्रफ 1999 में एक बार फिर पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर देता है, जिससे नवाज शरीफ सऊदीया भाग जाता है। 2002 में परवेज मुशर्रफ इलेक्शन कराने का सोचता है। अब चूंकि नवाज शरीफ सऊदीया भागे हुए थे और बेनज़ीर भुट्टो नेब के डर से लंदन में बैठी थी और दोनों पार्टीज एग्जाइल में थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बचे हुए मेंबर्स थे जो परवेज मुशर्रफ के हामी थे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का फैसला करते हैं और अपने एक नई पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कैद के नाम से बना देते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो पार्टी 2002 में बनी वो 2002 के इलेक्शन भी जीत गई। ये इलेक्शन सिर्फ नाम के इलेक्शन होते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली मार्शल लॉ ही लगा हुआ था। इसी तरह परवेज मुशर्रफ एक कठपुतली हुकूमत बिठा देता है जिसका नाम ज़फ़रुल्लाह जमाली होता है। अब इस वक्त तक इस रेस में एक और नई पार्टी की एंट्री हो चुकी थी जो इमरान खान की पिटाई थी, जो बनी तो 1996 में थी, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी के दिन अभी बाकी थे। 2008 के इलेक्शन से पहले जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत कमजोर पड़ती जा रही थी, एक तरफ आवाम उसे कबूल नहीं कर रहे थे और दूसरी तरफ अमेरिका 9/11 की वजह से उस पर प्रेशर बना रहा था। इसके अलावा बेनज़ीर और नवाज शरीफ जिसको परवेज मुशर्रफ ने जला वतन कर दिया था, वो भी इसके खिलाफ एक हो गए थे। अब परवेज मुशर्रफ जिसको अमेरिका ने भी सपोर्ट करना छोड़ दिया, अवाम भी उसके खिलाफ थी और सियासी लीडरान भी उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे, इसलिए वो सीक्रेटली समझौता करने पर राजी हुआ और बेनज़ीर भुट्टो से दुबई में मुलाकात की, जिसमें उसने बेनज़ीर से ये डिमांड की कि वो बेनज़ीर को प्राइम मिनिस्टर बनने देगा अगर बेनज़ीर उसके बाद इसे मुल्क का सदर रहने देगी। बेनज़ीर ने ये डिमांड तो एक्सेप्ट की, लेकिन एक शर्त भी रखी जिसमें उसने कहा कि पिछले 20 सालों में उस और उसके खानदान वालों पर जितने भी इल्जामात लगे हैं वो वापस लिए जाए। मुशर्रफ जिसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है, वो इस शर्त को एक्सेप्ट करता है और बेनज़ीर को एनआरओ दे देता है, जिसका मतलब बेनज़ीर और उसके खानदान के खिलाफ जितने भी केसेस दर्ज थे पाकिस्तान में उन सब को खत्म कर दिया गया, जिससे बेनज़ीर के शोहर जरदारी को रिहा कर दिया गया जो पिछले कई सालों से जेल में बंद था। इसके बाद बेनज़ीर 2007 में अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए पाकिस्तान तशरीफ ले आती है और नवाज शरीफ जो सऊदीया में चुप कर बैठा था वो भी पाकिस्तान आ जाता है, जिससे पाकिस्तान में सियासत दोबारा ताज़ा होती है और यूँ अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू होती है। लेकिन इससे पहले के इलेक्शन होते और बेनज़ीर फिर से प्राइम मिनिस्टर बनती। 27 दिसंबर 2007 को एक जलसे के बाद बेनज़ीर को असैसिनेट किया जाता है। अब जब इलेक्शन में सिर्फ एक महीना बाकी होता है तो ये असैसिनेशन लोगों की तवज्जो का मरकज बनता है और लोगों की हमदर्दी ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ हो जाती है और आसिफ अली जरदारी के लिए इलेक्शन जीतने के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए 2008 के इलेक्शन पाकिस्तान पीपल पार्टी जीत जाती है और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के अगले सदर और
और यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म बनते हैं। आसिफ अली जरदारी तो 2013 तक पाकिस्तान का सदर रहता है, लेकिन उसके अंडर प्राइम मिनिस्टर्स तब्दील होते रहते हैं। अब आते हैं 2013 के इलेक्शंस, जिसमें सिर्फ दो बड़ी पार्टियां कम्पीट नहीं कर रही होती, बल्कि इस रेस में एक तीसरी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी होती है, जो अब तक काफी पॉपुलर हो चुकी होती है, और वो पार्टी इमरान खान की पीटीआई होती है। पीटीआई के इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं जिसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। लग ऐसा रहा था कि इस बार इमरान खान बहुत आसानी से इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन इस वक्त तक नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ताल्लुकात बहुत बेहतर होते हैं और ये लगता है कि वो इमरान खान के खिलाफ एक हो जाएंगे। खैर, जब इलेक्शंस होते और लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते तो पता चलता है कि रिजल्ट डिले हो गया है। ये बात सुनकर इमरान खान का पसीना जरूर छूटा होगा। इमरान खान सड़कों पर निकलता है, एहतजाज करने लगता है और चीख चीख कर कहता है कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बंद कमरों में बैठकर शेर पर जबरदस्ती टप्पा लगवा रहे हैं, धांधली हो रही है, ये वो। लेकिन जब कुछ काम नहीं करता तो वो इलेक्शन से बाइकआउट करता है। बच्चा जरदारी जो ये कह देता है कि इलेक्शन के जो रिजल्ट होंगे हम उसे कबूल कर लेंगे, तो अब तो ये क्लियर हो चुका था कि एक ही शख्स को इख्तिदार में लाया जा रहा है, ऑब्वियसली नवाज शरीफ। जब नतीजा आता है तो पता चलता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 166, पाकिस्तान पीपल पार्टी को 42 और पीटीआई को सिर्फ 35 सीट्स मिली है। इस नतीजे को देखकर इमरान खान भी कहता है कि ऐसे तो नहीं होता है, और वो भी समझ जाता है कि इलेक्शन जीतने के लिए अवाम का सपोर्ट नहीं बल्कि बड़े भैया का सपोर्ट जरूरी है, तो वो भी लग जाता है बड़े भैया के साथ ताल्लुकात बनाने में। अब 2017 में ये होता है कि पनामा केस में नवाज शरीफ को हमेशा के लिए नाअहल करार दिया जाता है, जिससे उसे और उसके बेटी को जेल में बंद कर दिया जाता है और टीवी पर उसका नाम लेना, उसकी तस्वीर दिखाना बैन कर दिया जाता है। सिर्फ ये नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। लेकिन मजे की बात ये होती है कि अगले कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले होते हैं। अब इस टाइम पर एक वजीर आज़म को 10 साल की सजा सुना देना और फिर उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन पर बैन लगाना मेरे तो समझ से बाहर है। अब बचा सिर्फ जरदारी था जो इलेक्शन जीतने के मूड में नहीं था, इसलिए इमरान खान और पीटीआई के लिए इलेक्शन जीतने के सारे दरवाजे खुल गए और यूँ इमरान खान पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म बना। अब जब इमरान खान इलेक्शन जीतता है तो नवाज शरीफ एहतजाज करने लगता है और कहता है कि धांधली हुई है, मेरे खिलाफ साजिश किया गया है, सेम उसी तरह जिस तरह इमरान खान 2013 के इलेक्शन के बाद कहता था। तो जब इमरान खान को उस वक्त किसी ने मुंह नहीं लगाया तो इसे भी किसी ने मुंह नहीं लगाया, क्योंकि अब लाडला इमरान खान था और इमरान खान जो अपने लाडलेपन का खूब इस्तेमाल करता है और हर दूसरे बंदे के पीछे नेब को लगा देता है और अपनी मनमानियां शुरू करता है। इसी बीच नवाज शरीफ जो जेल में होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो लंदन जाने की पेशकश करता है, तो इमरान खान हमदर्दी का मुजाहरा करता है और नवाज शरीफ को लंदन जाने की इजाजत दे देता है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि नवाज शरीफ 4 हफ्तों के लिए नहीं बल्कि 5 सालों के लिए लंदन जा रहे हैं। ये सब इसी तरह जारी रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के भी बुरे दिन करीब आ रहे थे। फिर क्या होता है कि सारे अपोजिशन पार्टीज मिलकर पीडीएम बनाते हैं और इमरान खान के खिलाफ साजिश करने लगते हैं। लेकिन हकीकत तो ये थी कि पहले इमरान खान लाडला था, अब बुरा लगने लगा था, जो इमरान खान को भी पता चल चुका था। इसलिए इससे पहले कि वो इमरान खान को पोस्ट से हटाते, इमरान खान खुद असेंबलियां डिसॉल्व करता है और फिर वही एहतजाजे रैलियां और वही बातें शुरू होती है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रहा है, ये वो, मगर कुछ काम नहीं करता और इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है। उस पर करप्शन का इल्जाम लगता है, चोरी का इल्जाम लगता है, तशद्दुद को बढ़ावा देने का इल्जाम लगता है, यहाँ तक कि उसके नाम को टीवी पर लेना या उसके तस्वीर को टीवी पर दिखाना बैन है। उसके पार्टी मेंबर्स को डराया जाता है, धमकाया जाता है और पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। उसके पार्टी को इलेक्शन में पार्टिसिपेशन से रोका जाता है, उसके इलेक्टोरल सिंबल को छीना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाता है। जब इलेक्शन में सिर्फ 1 महीना बाकी होता है तो नवाज शरीफ के ऊपर से बैन हटाया जाता है और उसे इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाता है। और अब जब इलेक्शन हो चुके और लोग कई दिनों से नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, नतीजे को डिले इसलिए नहीं किया जा रहा कि काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, लेकिन बड़े भैया इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के मूड में नहीं है, वो तो किसी और के साथ मुआहिदा कर बैठे हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख के बारे में बताने के पीछे मकसद ही यही था कि आपको पता चले कि ये अब जो हो रहा है ये पहली बार नहीं है, ये तो पाकिस्तान का सियासी रिवाज है जो ये लोग बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके अलावा एक चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि इलेक्शन के दौरान एक पोलिंग स्टेशन में जिस पेज पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग एजेंट्स उस पोलिंग स्टेशन का नतीजा लिखते हैं उस पेज को फॉर्म 45 कहा जाता है। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस फॉर्म 45 और जमाशुदा वोट्स को रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले करता है और रिटर्निंग ऑफिसर DEOs के साथ बैठकर इन वोटों को दोबारा गिनता है, इनमें से खराब वोटों को निकालता है और दोबारा एक लिस्ट बनाया जाता है जिसको फॉर्म 47 कहा जाता है और इस फॉर्म 47 को रिटर्निंग ऑफिसर्स सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भेजते हैं। अब बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान फर्क है क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन में हर चीज का ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जब फर्क आता है तो बहुत कम आता है। अगर आप जानना चाहते हो कि पाकिस्तान में कितने किस्म के इलेक्शंस होते हैं और किस तरह होते हैं तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ये धांधली जो इलेक्शन में होती है ये ज्यादातर रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में होती है जहाँ लोग जबरदस्ती एक पार्टी के सिंबल पर टप्पे लगा रहे होते हैं। एक उम्मीदवार के वोटों को कम किया जाता है ये कहकर के ये सारे वोट्स खराब थे। इस इलेक्शन में भी ऐसे कई केसेस देखने को मिले। टीवी पर जो रिजल्ट्स लाइव दिखाया जा रहा होता है वो फॉर्म 45 के मुताबिक होता है, इसलिए उसके साथ लिखा होता है गैर हतमी नतीजा। अब इस बार भी अगर नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो आपने शौक नहीं होना। वो कहते हैं ना कि पैसा फेंक तमाशा देख, इस केस में वो थोड़ा अलग है। इस केस में है पावर फेंक तमाशा देख।